हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए आज फिर से एक न्यू वीडियो। एक न्यू बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपने चैनल पर। बीएड का पेपर नंबर है 104 और ये बीएड की बुक है जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये मेरे खुद के बने हुए नोट्स हैं जो मैंने खुद अपने बीएड में बनाए थे अपने आप। वो नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियरफाई करूँगी। जो भी चीज़ समझ में ना आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको आगे ज़रूर शेयर कर दिया करिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारे चैनल पर पहले जो मैंने वीडियो अभी तक बीएड से रिलेटेड डाली हैं उन सबको आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो आज हमारा और मैंने जो अभी बीएड की बुक स्टार्ट की थी वो थी हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो कि मैंने अभी ख़त्म कर दी है। उसका शायद एक चैप्टर बचा है तो वो मैं बाद में कराऊंगी बिकॉज़ वो बुक मेरी रह गई है घर पे और मैं कहीं और हूँ। तो कोई नहीं, हम दूसरी बुक स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारी आज जो हमारी सेकंड बुक स्टार्ट होगी वो है 104, पेपर नंबर 104 है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया। भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास कैसे हुआ, इस बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सब कुछ शिक्षा से रिलेटेड ही हम पढ़ेंगे, उनकी क्या विधियाँ थी, कैसे था। तो ये मेरे खुद के बने हुए नोट्स हैं। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, प्राचीन काल शिक्षा, प्राचीन कालीन शिक्षा। तो प्राचीन काल की जो शिक्षा थी वो कैसी थी, इसमें हम ये देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सारी चीज़ें तभी समझ में आती हैं जब आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। सभी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। जो लोग भी बीएड कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, जिनके भी एग्जाम्स आ रहे हैं, जो लोग भी बीएड में हैं इस टाइम और क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं, उनके लिए सारी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब मेरी और भी नई वीडियोस के लिए। तो देखिए, प्राचीन कालीन शिक्षा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति संसार की प्राचीनतम सभ्यता एवं संस्कृतियों में से एक है। जो हमारी भारतीय सभ्यता और हमारी जो संस्कृति है वो संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। भारतीय वेद संसार की प्राचीनतम ग्रंथ हैं। हमारे भारतीय वेद आपको पता ही होंगे कितने हैं। भारतीय वेद संसार की प्राचीनतम ग्रंथ हैं। वास्तव में वेदों की रचना कब और किन विद्वानों ने की है, इस विषय में विद्वानों का एक मत नहीं है। मतलब कोई भी इस बात पे सही कंक्लूशंस नहीं दे पाया है। परंतु वेदों के समय की यह सभ्यता कितनी विकसित थी, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा में भी वैदिक शिक्षा के कुछ गुणों को सम्मिलित किया जाता है। आपने देखा होगा आज के टाइम में हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें भी हमें बच्चों को काफ़ी रामायण हो, महाभारत हो या हमारे जो संस्कृति से रिलेटेड चीज़ें हैं वो जैसे योग हो, हम लोग योगा भी कराते हैं ना, तो योग भी हमारा संस्कृति में ही आता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी आधुनिक शिक्षा में भी इंक्लूड की जाती हैं। इस काल की शैक्षणिक प्रणाली को वैदिक शिक्षा प्रणाली कहा जाता है क्योंकि इसका विकास वैदिक काल में हुआ और यह वैदिक धर्म और दर्शन पर आधारित है। फिर हम देखते हैं कि शिक्षा का अर्थ, वैदिक काल में शिक्षा का क्या अर्थ था। वैदिक काल में शिक्षा शब्द का प्रयोग ज्ञान, विद्या, विनय और अनुशासन के पर्याय के रूप में संकुचित और व्यापक दोनों अर्थों में किया जाता था। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि व्यापक माने फैला हुआ, ठीक है। संकुचित का अर्थ है पढ़ना लिखना और व्यापक का अर्थ बालक का सर्वांगीण विकास करना। मतलब जो भी उसने सीखा है उसमें उसका और अच्छा विकास हो सके। ठीक है। वैदिक शिक्षा प्रणाली के मुख्य प्रमुख लक्षण क्या थे। शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, यानी कि जो प्रशासन जैसे हमारा सिस्टम है, हमारी एजुकेशनल काफ़ी सारी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, काफ़ी सारे फाउंडेशंस बने हुए हैं, आप देखते हैं ना। तो उसी तरह से वैदिक शिक्षा प्रणाली के प्रशासन एवं वित्त के 3 तत्व उल्लेखनीय हैं। राज्य के नियंत्रण से दूर, निःशुल्क शिक्षा और आय के स्रोत। ठीक है। तो शिक्षा के जो राज्य के नियंत्रण से दूर, यानी कि वैदिक काल में शिक्षा पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था। यह पूर्ण रूप से गुरु के व्यक्तिगत नियंत्रण में थी। मतलब आज के टाइम में तो जो एजुकेशन है वो
गवर्नमेंट के हिसाब से होती है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, जैसा गवर्नमेंट फाइनलाइज करती है, जैसा गवर्नमेंट एजुकेशन को चलाना चाहती है, नई नई नीतियाँ बनाती है, नए नए रूल्स निकालती है आजकल, तो कोई टीचर्स बैठ के रूल्स नहीं निकालते, गवर्नमेंट निकालती है। तो पहले के टाइम में क्या था, पहले के टाइम में गुरु जैसे अपने शिष्य को शिक्षा देना चाहता था, उसको पूरी छूट होती थी कि वो वैसी शिक्षा दे सकता है। राज्य का उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं था। निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा निःशुल्क थी और शिष्यों के आवास व भोजन की व्यवस्था गुरु स्वयं करते थे। जैसे कि आश्रम में बच्चे भेजे जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वहाँ उनका खाना पीना, उनको सब कुछ वो स्वयं करते थे। मतलब गुरु उनके लिए स्वयं करते थे। उनसे कहते थे भाई आप जाओ फ्रूट्स तोड़ कर लाओ, खुद खाओ साफ धो धा के, मतलब इस तरह के उनको नियम सिखाए जाते थे। शिक्षा पूर्ण होने पर सामर्थ्य के अनुसार शिष्य गुरु दक्षिणा अवश्य देते थे। दक्षिणा चाहे वो वचन दे सकते हैं, चाहे उनके पास जो हो वो दे सकते हैं। आय के स्रोत, वैदिक काल में शिक्षा के खर्च के लिए आय के स्रोत दान, भिक्षा एवं गुरु दक्षिणा थी। ठीक है, भिक्षा यानी कि इंसान भिक्षा इसलिए मांगते थे। आज के टाइम में तो भिक्षा का मतलब जो मांगना जो गलत इसका आशय निकाल लिया गया, अर्थ निकाल लिया गया है। बट पहले के टाइम में भिक्षा जो शिष्य इसलिए मांगते थे, गुरु उनको भेजते थे भिक्षा के लिए कि जाओ अभिक्षा मांग कर लाओ, क्योंकि राज पुरोहितों के, राजमहलों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे, तो उनके अंदर से वो एटीट्यूड निकालने के लिए कि उनका वो जो एटीट्यूड है कि हम किसी से मांगे ना, बल्कि हम हमेशा हमारे हाथ जो है वो खुले रहने चाहिए, कभी बंद नहीं रहने चाहिए। क्योंकि जब आपके हाथ खुले होंगे तो आप किसी को खुल के दे पाएंगे, आप किसी से खुल के ले पाएंगे। तो भगवान के आगे भी जब भी हमें कुछ मांगना चाहिए तो अपने दोनों हाथ खोलकर खड़े हो जाना चाहिए कि भगवान हमें इस लायक बनाओ कि हम दूसरों को दे पाए, और हमें हमारे दोनों हाथों में इतना दो, हमें इस लायक बना दो कि हम दूसरों के लिए भी कर पाए और अपने आसपास भी लोगों को अच्छा रख पाए। तो वही गुरु उनको सिखाते थे कि भाई आप भिक्षा मांगने जाओ ताकि आपकी जो अंदर से शर्म है वो खुल जाए, आपका जो एक राजमहल वाला एटीट्यूड है वो खत्म हो जाए। तो इस तरीके से भिक्षा का जो प्राय था वो रखा गया था। ठीक है, तो आय के स्रोत क्या थे, भिक्षा, दान और गुरु दक्षिणा। जैसे दान, कोई राज हो गए, कोई राजमहल के लोग आते थे तो आश्रम में दान दे जाते थे कि भाई बच्चों की शिक्षा अच्छे से चल जाए। इस तरीके से आज के टाइम में कि डोनेशन इतना इतना मांगा जाता है, डोनेशन दान के रूप में डोनेशन मांगा जाता है, जबकि आज की शिक्षा प्रणाली तो बिल्कुल कबाड़ा हो चुकी है। फिर हम देख लेते हैं शिक्षा की संरचना एवं संगठन। तो शिक्षा की संरचना एवं संगठन कैसे थे। वैदिक काल में शिक्षा दो स्रोतों में विभाजित थी, पहले प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो हम पहले प्रारंभिक शिक्षा को देख लेते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा कैसे दी जाती थी बच्चों को। प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था परिवार में होती थी। 5 वर्ष की आयु में किसी शुभ दिन विद्या आरंभ संस्कार किया जाता था। पहले 5 वर्ष के बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए सही वर्ष माना जाता था, लेकिन आज के टाइम में तो बच्चा 2 साल का होता है, उसको प्ले में डाल दो, उसको उसमें डाल दो। तो मैंने खुद अपनी बेटी को 2 साल की थी उसको प्ले में डाल दिया था। सब लोग कहते थे भी छोटे स्कूल में क्यों डाल दिया, क्योंकि वो घर में अकेली थी तो वो बोर ना हो, इसलिए मैंने उसको 2 साल की एज में प्ले ग्रुप में डाल दिया, ताकि वो बच्चों के साथ उठना बैठना सीखे, खेलना सीखे, बच्चों के साथ शेयर करना सीखे चीज़ें। तो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे से इन्वॉल्व हो गई थी बच्चों के साथ। तो अपना अपना टाइम। 5 वर्ष की आयु में किसी शुभ दिन विद्या आरंभ संस्कार किया जाता है। यह संस्कार परिवार के कुल पुरोहित द्वारा किया जाता था। यह संस्कार उस समय होता था जब बालक गुरु के पास वैदिक शिक्षा करता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना। शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालक का गुरु की शरण में जाना उपनयन कहलाता था। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपनयन का क्या अर्थ है। ठीक है, गुरु बालक को सावित्री मंत्र या गायत्री मंत्र का उपदेश देता था और उसके बाद बाल शिक्षा प्रारंभ करता था। उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी। गुरुकुल में 8 से 12 वर्ष की आयु तक प्रवेश होता था तथा उच्च शिक्षा उपनयन संस्कार के बाद होती थी। शिक्षा पूर्ण करने पर लगभग 25 वर्ष की आयु में समावर्तन संस्कार होता था। यह संस्कार वैदिक शिक्षा समाप्त कर लेने पर किया जाता था। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर लौटना।
यह संस्कार 25 वर्ष की आयु में होता था। इसमें छात्र, आपने रामायण में भी देखा होगा ये सब चीजें, ब्रह्मचर्य आश्रम का परित्याग करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। छात्र दोपहर के समय स्नान कर नए वस्त्र धारण करता था, गुरु के समक्ष उपस्थित होता था और गुरु उसे समावर्तन उपदेश देते थे। तो जिसको भी नहीं पता है, आपने जैसे अभी इस टाइम रामायण चल रही है, आप रामायण में देख सकते हैं। रामायण में भी जो हमारे जितने भी राम लक्ष्मण चारों भाई थे, उनको छोटे से ही गुरु को उसमें भेज दिया गया था, गुरु की शरण में। फिर उन्होंने वहाँ पे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी। जब वो अपनी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए सही उनका 25 वर्ष हो, जो भी उनकी आयु रही हो, वो अपने घर लौटे। फिर उन्होंने हर तरीके से अपना अपना काम गृहस्थ जीवन ग्रहण किया, सब कुछ। तो वही चीजें रामायण में दिखाई गई हैं। वैदिक शिक्षा भी दिखाई गई है रामायण में, तो आप देख सकते हैं। तो फिर देखते हैं समावर्तन उपदेश। यह है शिष्य सदा सत्य बोलना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, स्वाध्याय आलस मत करना, मतलब अपने अंदर आलस का विकास मत करना। जो अच्छे कार्य हमने किए तुम उनका अनुकरण करना। उपदेश के बाद उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर घर के लिए विदा कर देते थे। इसको कहते हैं समावर्तन उपदेश। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है समावर्तन उपदेश या उपनयन संस्कार क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा अन्य शिक्षण संस्थाएं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे अन्य शिक्षण संस्थाएं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।